आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 और सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगा। आज जो नया टॉपिक है हमारा वो है सर्कुलर मोशन, दैट इज वृत्तीय गति। और सर्कुलर मोशन के आपके 4 लेक्चर आएंगे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इन्हीं थ्योरी के साथ साथ जो थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा। और जो आपका पार्ट 4 होगा उसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी के कॉन्सेप्चुअल में सर्कुलर मोशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी असमान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है, यानी क्षैतिज वृत्ताकार गति। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन अब जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही यहां से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक्चुअल में नेवी SSR के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे थ्योरी आएगी, थ्योरी को पढ़ाऊंगा तब वहां एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मेरे आप लॉजिक देखो, वो चीज आपको याद रखनी है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप इजीली उसको हिट कर दोगे, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वो पार्टिकल है एम मास का जो मूव कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड होती है यानी उसकी जो गति होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट होती है। लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है ना, वेग, वो चेंज होता है, यानी वेरिएबल होता है। अब क्यों चेंज होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहां पे अभी। लेकिन पहले ये बात याद रखो कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो एक वो जो एम मास की बॉडी वो जो मूव कर रही है सर्कल के अलोंग, सर्कुलर मोशन कर रही है, उस बॉडी का मास उस बॉडी का स्पीड कांस्टेंट रहता है यानी यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन उस बॉडी का वेग वेरिएबल रहता है यानी चेंज होता है, ठीक। अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उस केस के अंदर वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही वेरिएबल होते हैं यानी दोनों ही चेंज होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितने भी लॉजिक मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा वो सभी के सभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के होंगे, ठीक है। तो यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद रखना। तो सबसे पहला केस देखो वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन, ठीक। एक्चुअल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। होता क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो देखो आप, ये मेरे पास एक सर्कल है और इसकी सेंटर से रेडियस r है। यहां पे वो m मास की बॉडी है यहां पे, ठीक है। ये बॉडी है जिसका मास m है और ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। मान के चलो a पोजीशन में, फिलहाल ये जो जहां पे है उस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं a पॉइंट, और यहां से अब ये मूव करना स्टार्ट हुई, अब ये पहुंच गई इस पॉइंट पर, यानी बोलो b पॉइंट पर पहुंच गई। तो इस बॉडी ने a पॉइंट से b पॉइंट तक चलने में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। मान लो इसने किया करीब 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये जो a से b तक गई है, इस डिस्टेंस को पता है हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस, यानी रेखीय विस्थापन या रेखीय दूरी, ठीक। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो होगा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस, इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, A बॉडी ने B बॉडी तक पहुंचने में कितना एंगल कवर किया, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। A बॉडी ने B बॉडी तक पहुंचने में कितना एंगल कवर किया, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो ये बॉडी, मान के चलो इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां, ठीक है, और ये एंगल क्या बना रही है? थीटा। तो कितना एंगल कवर किया इसने? थीटा। इसी हम एंगल को हम क्या बोलेंगे? थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन,
क्लियर है? यानी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसने कितना एंगल कवर किया, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ठीक है, देखो होता क्या है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये जो है ये आपको जो दिख रहा है ए से बी तक जो हम जा रहे हैं ये पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं, और आर्क यानी चाप, क्या बोलते हैं इसको, चाप यानी आर्क। तो ये ए से बी तक जा रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क, और ये क्या है, रेडियस आर। ठीक, तो आर्क अपॉन रेडियस, इस तरीके से क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी चाप बटे त्रिज्या, रेडियस का मीनिंग क्या है, त्रिज्या, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क को लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एस, और त्रिज्या क्या है, आर। तो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया थीटा बराबर एस अपॉन आर। ठीक, अब देखो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम रेडियन या डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम 2 मेथड से मेजर कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड है, तो पहला मेथड है मेजर करने का, वो है आपका रेडियन, यानी इसको हम रेडियन में मेजर कर सकते हैं। और दूसरा मेथड कौन सा है, वो है आपका डिग्री, हम इसको डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो रेडियन होता है वो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है, यानी एसआई मात्रक। तो रेडियन इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही आने वाली है, वो है, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और कौन सा वेक्टर है, ये है आपका एक्सियल वेक्टर। अभी एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर यानी अक्षीय सदिश। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसी पॉइंट से आपको ऑप्शन क्वेश्चन देगा कि कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी एक्सियल वेक्टर, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर वेक्टर, ऑप्शन डी स्केलर। 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि जो ये वेक्टर तो होता है, लेकिन कौन सा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर का मीनिंग क्या है, देखो ये देखो आप, ये इसका सेंटर है और इसकी एक्सिस है। ठीक है, यही तो एक्सिस होगी, सेंटर के अलोंग ही तो होती है एक्सिस। अब कोई पार्टिकल जो रोटेट कर रहा होगा उस एक्सिस के अलोंग ही तो रोटेट कर रहा होगा, इस एक्सिस के अलोंग ही तो रोटेट कर रहा होगा। तो इस वेक्टर को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल एक्सिस के अलोंग कर रहा हो, रोटेट कर रहा होगा। अब देखो ये जो एक्सियल वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ न कुछ तो डायरेक्शन होगी। अगर ये एक्सियल वेक्टर है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। सबसे बड़ी बात है क्या होगी, इसकी डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कहां होती है एक्सियल वेक्टर की, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस यानी अक्ष के अनुदिश। तो मैंने अभी यही तो बताया था, इस एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। ये एक्सिस है, या तो एक्सिस के अंदर इनवर्ड या एक्सिस से बाहर। डायरेक्शन सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, या तो इस एक्सिस के अंदर या इस एक्सिस से बाहर। ठीक है, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वेक्टर होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, और एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। यानी इसकी सिर्फ 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो एक्सिस के अंदर या एक्सिस से आउटवर्ड, बाहर। अब ये कैसे होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। ठीक है, किससे कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन बताते हैं। किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यानी एक्सियल वेक्टर की। राइट हैंड थंब रूल ये है, देखो ये मेरा थंब, ये मेरा राइट हैंड है, और ये थंब है और ये फिंगर है। जो फिंगर है, ये फिंगर बताती है जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल रोटेट होता है उसकी डायरेक्शन, और थंब इंडिकेट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यानी थीटा की डायरेक्शन। क्लियर, तो ये जो है फिंगर्स बताती हैं कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन, और थंब बताता है इस थीटा की डायरेक्शन।
और हमें थीटा की ही डायरेक्शन निकालनी है। अब देखो, अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा की डायरेक्शन क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, थीटा की डायरेक्शन कहां होगी? अलोंग द एक्सिस। लेकिन बाहर या अंदर, दो ही केस पॉसिबल है, या तो बाहर हो सकती है अंदर हो सकती है, लेकिन होगी अलोंग द एक्सिस। तो अब देखो, ये जो पार्टिकल है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी इस तरीके से। देखो आप, ये किसकी डायरेक्शन है? इस पार्टिकल की डायरेक्शन है। कैसे रोटेट कर रहा है वो? तो ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखो इस तरीके से। अब ये जो थंब है ये क्या बताएगा? ये डायरेक्शन बताएगा किसकी? थीटा की। तो आप देखो कहां होगी? इस एक्सिस के बाहर, आउटवर्ड, क्योंकि ये देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो ये कहां? इस एक्सिस से बाहर, आउटवर्ड। तो क्लियर है? तो यहां जो थीटा की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? आउटवर्ड। क्लियर है? अलोंग द एक्सिस, आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस। लेकिन अगर यही पार्टिकल इस तरीके से मूव करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर है, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, तो क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या हो गया कि अब ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। आप देखो ये जो फिंगर है वो क्या बताएंगे? डायरेक्शन, जो रोटेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन बताएंगे। तो इस तरीके से आप देखो ये रोटेट कर रहा है, तो आप देखो अब कहां है? इसके अंदर, अलोंग द एक्सिस। तो अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो थीटा की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? अलोंग द एक्सिस, इनवर्ड, लेकिन इनवर्ड होगी। ठीक है, तो कहां होगी? इनवर्ड। ठीक है, ये किसका केस है? क्लॉकवाइज का। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड अलोंग द एक्सिस। दूसरी बात और कि जो आउटवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो इनवर्ड होता है उसे बोलते हैं हम नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? तो आप पॉजिटिव नेगेटिव से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मीनिंग है थीटा की पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि भैया उसकी जो डायरेक्शन है आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस है। थीटा की नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो इनवर्ड अलोंग द एक्सिस है। क्लियर है? तो ये बेसिक आइडिया हो गया आपका कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, ये कौन सा वेक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखना, ठीक है। और इसके डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे और आपको मैं केस एक्सप्लेन कर चुका। अब मैं आपसे बात करूंगा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सवाल यानी जो थ्योरी बताई थी कि स्पीड और जो वेलोसिटी है कांस्टेंट या वेरिएबल रहेंगे उनके ऊपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इन चारों ऑप्शंस के अंदर से आपको बताना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड, दूसरा ऑप्शन है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और थर्ड ऑप्शन है आपका मास, ठीक है, यानी द्रव्यमान, और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए यानी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। क्लियर? रेखीय संवेग। अब इन चारों में से बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शन ए स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मास और लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्पीड तो क्या होती है कांस्टेंट यूनिफॉर्म के केस में, तो ये तो बात क्लियर है कि स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन आगे के ऑप्शन और चेक करो आप। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहाँ पे क्या होगी? स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कैसी है? स्केलर। अगर ये स्केलर है तो ये क्या होगा यहाँ पे? स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट। अब देखो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो बॉडी का मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि मास 4 किलोग्राम का है तो 2 का या 10 का हो जाए, वो तो कांस्टेंट रहता है, तो मास भी क्या रहता है? कांस्टेंट। लेकिन आप लीनियर मोमेंटम को देखो, लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है P बराबर mv, और एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो यहाँ v को क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी यानी वेग। तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज, वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज रहता है,
चेंज होगा, वेरिएबल होगा। तो इसमें से तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। मास, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड, तीनों के तीनों आपके कांस्टेंट रहेंगे किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। मैंने आपको जनरली, आपको ऑप्शन इस तरीके से नहीं आएगा, अगर डी ऑप्शन होगा तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको जनरल चारों ही केस एक्सप्लेन कर दिए जिनकी चांसेस होते हैं, ठीक है, ताकि आपकी थ्योरी के अंदर भी क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ऐसे जज मत करना कि सर ये चारों क्वेश्चन ही आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे ऑप्शन आपको इस तरीके से, अगर ये तीन ऑप्शन दे दिए तो बोल देगा चौथा कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, इस वजह से आपको चारों के चारों ऑप्शन गिवन करे हैं, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूं। अब देखो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, यानी कोणीय वेग के बारे में। होता क्या है कोणीय वेग, देखो एंगुलर वेलोसिटी, इसे बोलते हैं कोणीय वेग। और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते करते मुझे आपको साथ में एक चीज और बतानी है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी को हम बोलते हैं रेखीय वेग, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम v से, ठीक। देखो होता क्या था लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता था? लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी आपको मैंने बताया था ये दो टाइप का होता है। पहला एवरेज लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, यानी औसत रेखीय वेग, और दूसरा मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, यानी तात्क्षणिक रेखीय वेग, ठीक। अब देखो एवरेज लीनियर वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और डेल्टा एस को हम कैसे कैलकुलेट करते थे? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। और मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाया है बहुत कम समय के लिए, डेल्टा टी टेंस टू 0 टाइम के लिए जो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पूरा सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर ds ओवर dt। ds ओवर dt का मतलब क्या था? बहुत छोटे टाइम के लिए, इसका जो डिफरेंशिएशन किया है इसका मतलब था बहुत छोटे टाइम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमें एक्सप्लेन करना है तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और लार्ज टाइम के लिए जो हमें एक्सप्लेन करना है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम उसे हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अब इसी में मुझे आपको कुछ ये एक्सप्लेन करना है एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो यहां से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जहां जहां आपका डिस्प्लेसमेंट है वहां आपको क्या लिखना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। तो देखो ओमेगा क्या हो जाएगा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे? ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो ये भी दो टाइप का होता है, पहला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा होता है ये भी सेकंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा। टोटल यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या आ जाएगा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इसको कैसे लिखेंगे हम? θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1, क्लियर। इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? v इंस्टेंटेनियस बराबर d थीटा ओवर dt, यानी बहुत छोटे टाइम के लिए जो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम
उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल है, बहुत कम समय के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए जो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम इंस्टेंटेनियस, और बहुत बड़े चेंज के लिए, ठीक है, उसे हम किस में एक्सप्लेन करेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और रिप्रेजेंटेशन करने का ये वे होता है। अगर आप देखो तो इसकी जो यूनिट है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई, रेडियन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन, और टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट निकल के आ गई रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्चुअल में जो रेडियन होता है उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो यहां से इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, टी, और टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, m0 L0 टी इनवर्स। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m0 L0 टी इनवर्स। इसका देखो आप, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी मीटर अपॉन सेकेंड। तो मीटर, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या बताया था, LT-1। क्लियर। अब देखो ओमेगा जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी थी, और वेक्टर भी कौन सा थी, एक्सियल वेक्टर, यानी अक्षीय सदिश। तो ओमेगा भी क्या होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो ओमेगा भी एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक्सियल वेक्टर से रिलेटेड बताए थे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां काम करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए, यानी कोणीय वेग के लिए। ठीक है, तो देखो यहां ओमेगा एक्चुअल में क्या है, ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है, ठीक, यानी अक्षीय सदिश। वही चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है दोनों के लिए। तो एक्सियल वेक्टर का मीनिंग आपको पता लग गया कि ये मेरे पास देखो सर्कल है, ठीक है, और एक्सियल वेक्टर का मतलब उस एक्सिस के अलोंग, अंदर या बाहर, ठीक है, जो डायरेक्शन होगी उसे हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो जो एक्सियल वेक्टर है तो क्या है, सदिश, सदिश मतलब ये क्या बताएगा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। क्लियर। और अलोंग द एक्सिस कौन बताएगा, यहां राइट हैंड थंब रूल, किसके थ्रू हम बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा, ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, तो अब देखो ये मेरा थंब है, राइट हैंड थंब रूल। ये जो मेरे पास फिंगर है, फिंगर क्या करेंगी, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन, और थंब क्या बताएगा अब, ओमेगा की डायरेक्शन, यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, ये तो थंब का होगा बाहर की तरफ। तो यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जो ओमेगा होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड, अलोंग द एक्सिस। ये बात क्लियर है। अगर आउटवर्ड है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। सेम कॉन्सेप्ट थीटा वाले हैं, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के सेम कॉन्सेप्ट इसमें काम करेंगे। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो, इस तरीके से क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड अलोंग द एक्सिस, इनवर्ड अलोंग द एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड अलोंग द एक्सिस, ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी, और कैसा होगा ये, नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, बेसिक आइडिया आपको लग जाना चाहिए, ये तो आपको आता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि ओमेगा जो होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, और उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं सेम एज इट इज। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का केस होता है वही ओमेगा के लिए भी होता है। ये नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी यानी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, v और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास एक सर्कल है r रेडियस का, ठीक। अगर कोई पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल रुका हुआ है, अब ये मोशन में होगा, यानी चल रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, इधर की तरफ होगी v वेलोसिटी। यानी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, टेंजेंशियली होती है। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी। अब मान के लो ये जो v वेलोसिटी से बॉडी यहां पे आ गई, तो अब इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, यहां होगी। अब मान के चलो वो यहां आ गई, तो
अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अब मान के चलो ये बॉडी यहां पे पहुंच गई, तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर देखो पार्टिकल यहां है, अब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो डायरेक्शन देखो इसकी, अब पार्टिकल पहुंच गया तो यहां डायरेक्शन देखो, अब पार्टिकल पहुंच गया तो यहां डायरेक्शन देखो। क्लियर है? मुझे आपको बताना क्या है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है। एक्चुअल में लीनियर वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ओमेगा क्या है, एक्सियल वेक्टर। यानी एक्सियल वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ कि उसकी जो डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस होगी, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, अब मान के चलो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अगर वो इस अंदर है तो आप देखो सिंपल, यानी ये अंदर अंदर की तरफ है ओमेगा। हर पॉइंट से आप देखोगे ओमेगा ये अंदर है। ठीक है, ये ओमेगा है, ओमेगा की डायरेक्शन है, ये ओमेगा की डायरेक्शन है, ये ओमेगा की डायरेक्शन है। आप देखो ओमेगा और वी के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 का। ठीक है, क्या बन रहा है, 90 का। यहां क्या बन रहा है, ये 90 का। ये कितने का बन रहा है, 90 का। तो पहली बात, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90। पहली बात तो क्लियर है। तो एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 90 डिग्री। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है डिफेंस के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी वी, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। यानी दोनों कैसे होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर। अब यहां से जो रिलेशन होता है वो ये होता है, आपको डेरिवेशन की तो जरूरत है नहीं, देखो आप डायरेक्ट रिलेशन देख लो। वो होता है ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। अब देखो जो v है एक्चुअल में वो ओमेगा के क्या है, परपेंडिकुलर। ये v ओमेगा, तो ओमेगा के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं जो करेक्ट वे होता है लिखने का वो ये होता है v परपेंडिकुलर। ठीक है, ये अगर मैं इसको लिखूं ओमेगा बराबर v अपॉन आर, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला v और ओमेगा के बीच में, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के केस में ही वैलिड होता है। ऑलवेज यानी हमेशा ये वैलिड नहीं होता। तो ये जो फॉर्मूला है ओनली इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। पहली बात तो ये इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, क्लियर। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा ऑलवेज वैलिड होता है। पहली बात तो ये, अगर ये ऑप्शन के अंदर दे रखा हो कि दोनों में से बताओ ऑलवेज करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ये होगा ए इज सही। ठीक है, मैं आपको भी एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, पहले ध्यान से समझो कि जो ओमेगा है हुआ वो v परपेंडिकुलर r। क्लियर है, ये तो ये हमेशा सही होगा, ये सिर्फ सर्कुलर केस में ही सही होगा। दूसरी बात, ओमेगा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं v बराबर r ओमेगा, यानी r क्रॉस ओमेगा, और ये भी क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, r भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर, ओमेगा भी क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने कैसे लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, v भी क्या है, r के परपेंडिकुलर, और v भी क्या है, ओमेगा के परपेंडिकुलर। आप देखो, क्लियर है बात, आप देखो v और r ये क्या है, परपेंडिकुलर, v और r ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब ऐसी बात है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तो ये भी हमेशा ऑलवेज करेक्ट होगा, ऑलवेज करेक्ट। क्लियर, तो ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों ऑलवेज करेक्ट होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका ओमेगा बराबर v अपॉन आर। ऑप्शन बी ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर अपॉन आर। और ऑप्शन सी v बराबर r ओमेगा, यानी मैं बोल सकता हूं v बराबर r ओमेगा वेक्टर, v वेक्टर r ओमेगा वेक्टर। ऑप्शन डी ये है v वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस, ये क्रॉस है, ये ओमेगा वेक्टर। अब बोल रहा है बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा।
ऑलवेज। तो देखो एक तो परपेंडिकुलर वाला ये सही होगा, ये सिर्फ कहाँ होगा, सर्कुलर के केस में सही होगा। ये आप देखो ये भी ऑलवेज बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं, और इसका मीनिंग क्या है कि V R के परपेंडिकुलर है और V ओमेगा के भी परपेंडिकुलर, एक्चुअल में है भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सही है और ये सही है। ये सिर्फ सर्कुलर के केस में सही रहेगा, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि यहां R एक वेक्टर फॉर्म में नहीं उसने शो किया है, सिर्फ V और ओमेगा को ही वेक्टर फॉर्म में शो किया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ V ही ओमेगा के परपेंडिकुलर है, R परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि V भी क्या है, R के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये सही है और ये सही है हमेशा के लिए, और सर्कुलर मोशन में सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब देखो मैं आपके सामने एक रिलेशन लिखता हूं एंगुलर वेलोसिटी वाला। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या था, ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये मेरे पास देखो एक बॉडी है, ठीक है, सॉरी ये सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर एक बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो वो 1 सेकंड में n चक्कर लगा रही है। कितने, 1 सेकंड में n चक्कर। ठीक है, 1 सेकंड में कितने, n चक्कर। तो देखो थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक चक्कर लगाने में वो कितना एंगल कवर कर रही है, 2 पाई। भाई एक चक्कर में कितना एंगल कवर कर रही है, 2 पाई। तो n चक्कर लगाने में कितना एंगल कवर करेगी, 2 पाई इंटू n। सिंपल। एक कंप्लीट चक्कर करने में वो कितना एंगल कवर कर रही है, पूरा 360। ठीक है, तो n चक्कर कवर करने में कितना एंगल कवर करेगी, 2 पाई n, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे, 2 पाई n, 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई n। n यहां पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई n। सिंपल, हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया, ओमेगा बराबर 2 पाई n। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे हम क्वेश्चंस हिट करेंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई n, n यहाँ पे क्या है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, ये आपकी थ्योरी होगी पार्ट 1 की बेसिक, जितना मैंने तुमको कराना था। अब मुझे आपको इस पर एक क्वेश्चन कराना है जो कि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करो, फिर मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट एंड आवर एंड ऑफ अ वॉच। ऑप्शन ए 1:12, ऑप्शन बी 1:6, ऑप्शन सी 12:1 और ऑप्शन डी 6:1। ठीक है, तो हमसे मिनट एंड और आवर एंड, ठीक है, उन दोनों का एंगुलर स्पीड का रेशियो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो देखो यानी एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट एंड और एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल, 2 पाई बाई टी, इस केस में भी और इसमें भी 2 पाई बाई टी। क्लियर। अब देखो यहां पे जो घड़ी है वो किसी है, मिनट एंड वाली है, तो एक कंप्लीट चक्कर करने में सुई, मिनट वाली सुई कितने मिनट कवर करती है, 60 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 60। अब आओ आवर के लिए, तो एक कंप्लीट चक्कर करने में कितने घंटे कवर करती है, घंटे वाली सुई 12 घंटे। तो 2 पाई अपॉन 12, और इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट में, तो कितना आ जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई। अब आप सिंपल इनका रेशियो निकाल लो। किसका रेशियो निकलवा रहा है, मिनट हैंड और आवर हैंड की एंगुलर स्पीड का, बराबर ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 60 अपॉन 2 पाई अपॉन 12 इंटू 60। क्लियर। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये 12 इंटू 60 ऊपर पहुंच जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, तो 60 से 60 कैंसिल, बचा क्या, 12:1। क्लियर। ये भी एक इस चैप्टर का एक फेमस क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो देखो मिनट एंड और आवर एंड का रेशियो निकलवाए तो 12:1। अगर ये निकलवाता आवर एंड और मिनट एंड का एंगुलर स्पीड के साथ मिनट एंड का रेशियो, तो क्या जाता, 1:12। क्लियर है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसका क्या आएगा, 1:12, और इसका क्या है, 12:1। ठीक है।
अब इसके बाद मैं आपको जो कराऊंगा वो होगा सर्कुलर मोशन का पार्ट 2, और वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सेलरेशन के बारे में, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट आपके सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन से रिलेटेड होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा।